क्या आपको लगता है आपकी जीके जीएस की तैयारी पूरी है? तो आज ऑल एग्जाम पीवाईक्यू के सेट 19 में खुद को टेस्ट कीजिए। आज हम बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए वे 50 ब्रह्मा अस्त्र सवाल है जो सीधे एग्जाम हॉल में अच्छे अच्छे का पसीना छुड़ा देता है। अगर इस बार वर्दी और मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करनी है तो आज 40 का स्कोर पार करके दिखाओ। तो साथियों, बिना एक सेकंड बर्बाद किए सीधे वार करते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो याद रखना फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 3 में, जो कि इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो याद रखना भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो याद रखना 6 हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो 2 का आंसर आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 के तहत, जो कि अस्पृश्यता को अंत किया गया है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो याद रखना विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 में किसका अंत किया गया है? तो उपाधियों का अंत किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो याद रखना है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में है। तो याद रखना 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखना अब जो कि कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखना 300 के ए में रखा गया है। 44वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना मोरारजी देसाई थे। तो याद रखना 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? तो याद रखना नहीं कराया जा सकता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो याद रखना अनुच्छेद 40 के तहत आता है। तो 4 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 1976 में। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना सोवियत संघ से। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो याद रखना 11 हैं। तो 5 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा था? तो याद रखना 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितनी रीट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 21 के ए में है। तो 6 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दयाराम साहनी ने, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किए थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो याद रखना राखलदास बनर्जी ने किए थे 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना मृतकों का टीला होता है। तो 7 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर जो कि लोथल है। लोथल वर्तमान में भारत में किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जो कि ये गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे पे है।
जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पे? तो राजस्थान में है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखना राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो याद रखना है दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश जो कि गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता है? तो देखो उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहता है, मतलब लाखों का दान देने वाला। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो याद रखना रजिया सुल्तान थी। तो याद रखना 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक ने पूरा करवाया था? तो याद रखना कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना है इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो कि ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जो कि प्रसिद्ध था। और सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की? तो याद रखना यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। और लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो याद रखना बलबन ने। तो याद रखना 11 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखना है आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की। और यहाँ पे गुलरुखी उपनाम से कौन सा सुल्तान कविताएं लिखता था? तो याद रखना यहाँ पे सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो याद रखना लोदी वंश। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। तो याद रखना 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और K2 किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो याद रखना काराकोरम श्रेणी का। और यहाँ पे पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना पूर्ण रूप से जो कि भारत में ही स्थित है तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। तो याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो याद रखना है अरावली जो कि ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस राज्य में फैली है? तो राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना गुरु शिखर। और हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखना है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। तो 14 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी है? तो देखो यहाँ पे अनाईमुडी जो कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुडी चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखना ये जो कि यहाँ पे अनाईमलाई की पहाड़ी पर स्थित है जो कि केरल में है। नीलगिरी पहाड़ियों को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो कि यहाँ पे दोदा बेटा है। और पूर्वी घाट और पश्चिम घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो याद रखना 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहर अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो देखो ये जो अयोध्या शहर है ना तो ये जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ और जैनपुर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो याद रखना गोमती नदी के। कानपुर, वाराणसी और पटना किस नदी के किनारे हैं? तो गंगा नदी के। आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के। तो याद रखना 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना साबरमती के।
हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना मूसी नदी के। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना क्षिप्रा नदी के, जहाँ कुंभ मेला लगता है। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि नाथुला दर्रा है ना, तो ये जो कि सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना उत्तराखंड में है। तो 18 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखना है प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के घाट 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखना 8 मिनट 16 सेकेंड। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी घटना है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना है। और हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? तो याद रखना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी में डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना किसका कारण होता है? किसका कारण है? तो याद रखना प्रकाश का अपवर्तन का। तो आपको याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्यदेव और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना किसका कारण है? तो याद रखना ये जो कि प्रकाश का प्रकीर्ण का कारण है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना काला, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है इसलिए काला दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे कम होता है? तो याद रखना लाल का सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। तो आपको याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष को कौन सा लेंस लगता है? तो याद रखना द्विफोक्सी लेंस इसमें लगता है। मानव नेत्र के किस भाग का पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। तो याद रखना 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना है एलपीजी गैस सिलेंडर में जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। गैस लीक होने का पता लगाने के लिए एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। यहाँ पे सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो याद रखना मीथेन गैस होती है। तो याद रखना 23 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोयले की सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है? तो याद रखना 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एंथ्रेसाइड, जो कि ये कोयले की सबसे उत्तम गुणवत्ता वाली किस्म है। और एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना 85% से 90% से अधिक तक होती है। और यहाँ पे भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना लिग्नाइट को जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो याद रखना बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। तो 24 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, टीका रोग का संबंध किस फसल से है? तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि टीका रोग है ना, तो ये जो कि मूंगफली रोग से संबंधित है। और खैरा रोग किस फसल में होता है? तो याद रखना धान में होता है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखना जस्ता की कमी से। और यहाँ पे रेड रॉट बीमारी किस फसल को प्रभावित करती है? तो गन्ना को प्रभावित करती है। तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, रस्ट और समट रोग मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है?
तो याद रखना 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रस्ट और समट रोग जो है ना, तो ये जो कि गेहूं से संबंधित है। लेट ब्लाइट ब्लाइट नामक भयंकर रोग किस में होता है, तो आलू में होता है। और यहाँ पे व्हाइट रस्ट रोग किस फसल में पाया जाता है, तो याद रखना सरसों में। और गेगरी मतलब यहाँ पे गेगरी जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो याद रखना मटर के पौधे पर किए थे। तो 26 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भोजन मतलब पोषक तत्वों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधे में जल अवल खनिजों का परिवहन कौन करता है, तो याद रखना जाइलम करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो याद रखना लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल किया था, तो याद रखना 1951 से 56 तक था। और पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को प्राथमिकता अधिक दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखना पीसी माहौल बोनिस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखना 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चल पाई थी, तो याद रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि ये केवल 4 वर्ष ही चल पा रही थी। और इसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने कौन सी योजना चलाई, तो याद रखना अनवरत योजना चलाई। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में कौन सी संस्था बनाई गई थी, तो नीति आयोग बनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। तो आपको याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना है जो कि सितार से है। और भारत रत्न से सम्मानित रविशंकर को किस क्षेत्र में महारत हासिल थी, तो याद रखना सितार वादन में। और सितार और तबले का आविष्कार किससे माना जाता है, तो याद रखना अमीर खुसरो को। और यहाँ पे विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। तो याद रखना 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना शहनाई से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया, तो याद रखना वर्ष 2001 में प्रदान किया गया था भारत रत्न। और हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध है, तो बांसुरी के लिए। उस्ताद यहाँ पे अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना सरोद से है। तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखना तबला बजाते थे। और जाकिर हुसैन के पिता कौन थे, तो याद रखना है जो कि यहाँ पे अल्लाह रखा खान थे। और सुकुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना संतूर से है। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, तो याद रखना वीणा को माना जाता है। तो 33 का आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की है, तो याद रखना सचिन तेंदुलकर की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना है जो कि ये सौरव गंगुली की है। और यहाँ पे बिलीव किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है, तो याद रखना सुरेश रैना की है। और नो स्पिन किस महान स्पिनर की आत्मकथा है, तो याद रखना शेन वॉर्न की है। तो याद रखना 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है,
द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो याद रखना है किसकी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह की है। और मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखना फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पीटी उषा की प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? तो याद रखना गोल्डन गर्ल है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना है कपिल देव की है। तो याद रखना 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक सनी डेज किस भारतीय क्रिकेट द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना है जो कि ये प्रसिद्ध पुस्तक सनी डेज है नो, तो ये जो कि किसके द्वारा? तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। सुनील गावस्कर को क्रिकेट जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो याद रखना है गोल। और मैरी कॉम की आत्मकथा का क्या नाम है? तो याद रखना है अनब्रेकेबल नाम है। तो आपका आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लाल, हरा और नीला, जो कि ये प्राथमिक रंग होते हैं। और यहाँ पे टेलीविजन में किन रंगों का उपयोग होता है? तो प्राथमिक रंगों का। और यहाँ पे लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पीला बनता है। यहाँ पे द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो याद रखना पीला, यहाँ पे मैजेंटा और यहाँ पे पीकॉक नीला, जो कि ये द्वितीय रंग होते हैं। तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ियों की हेडलाइट और सरलाइट में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो याद रखना अवतल दर्पण। और डॉक्टर आँख, कान और नाक की जांच के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखना उत्तल दर्पण होता है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता किस देश से ली गई है? तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो कि वर्जित है। और अवसर की समानता सरकारी नौकरियों में किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 16 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ये जो कि 18 में है। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ पे? तो लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना बोध गया में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु जो कि कहाँ हुई थी? तो याद रखना कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना यहाँ पे कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में हुआ था। तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसका संबंध मछली उत्पादन से है। और यहाँ पे भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है। तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कॉल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। और यहाँ पे वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और यहाँ पे सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। और इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से किस
राज्य को सिंचती है? तो याद रखना राजस्थान को। यह नहर किन नदियों के संगम, मतलब यहाँ पे संगम से निकलती है? तो याद रखना सतलुज और ब्यास के। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखना यहाँ पे शारदा नहर, जो कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी है? तो याद रखना एंडीज पर्वत जो है ना, तो ये जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला किन महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकी पर्वतमाला है। और यूरोप की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखना यहाँ पे आल्प्स है। तो याद रखना 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना एड्रिनल ग्रंथि, जो कि ये रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। और लडो या उडो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो याद रखना एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो याद रखना 120। याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 से आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये असम में है। और काजीरंगा उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। तो याद रखना 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 से आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? तो नहीं, ये जो कि ये अस्थायी सदन है इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना कानपुर से, जो कि नाना साहेब और तात्या टोपे ने किए थे। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना बेगम हजरत महल ने। और बिहार यानी जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना बाबू कुंवर सिंह ने। और झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना रानी लक्ष्मीबाई ने। तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना टिम बर्नर्स-ली ने। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1946 में। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो याद रखना वॉन न्यूमैन का। तो साथियों ये 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।